हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की पिछली क्लासेस में हम कई सारे चैप्टर जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम कवर कर चुके हैं। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को देखा, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को देखा, हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को देखा हमने के, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि एनसीईआरटी का हमने एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। मैंने डीपीएस में आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए मैंने आपको जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है बेटा, तो उनको भी जो अच्छे से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दिमाग में कोई ऐसा मत रखिए दिमाग के अंदर कि सर केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन बनना दो आप हमको, क्योंकि देखो बेटा ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमने कहा ना आपसे कि हम पूरा फोकस हमारा 100% एनसीईआरटी पर है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको कोई लास्ट मिनट में कोई गड़बड़ ना हो जाए एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं बेटा, जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसा हो जाता है कई बार, इसलिए हमको एकदम अटेंटिव रहना है, एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ना तो हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि ना आए उसमें से कुछ, लेकिन ये है कि यदि आ गया तो फिर हमारे पास रिग्रेट करने कोई चीज नहीं होना चाहिए। भाई हमने कर लेते तो ऐसा हो जाता, ठीक है। कर लेते नहीं होता, वो जो है वो अभी करना है, मतलब करना है, ठीक है। इसलिए प्लीज, ठीक है, साल भर जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ रेगुलर जिन्होंने पढ़ा है क्लासेस के अंदर, तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि हम रिवीजन में आपको मजा भी आ रहा होगा। और देखो बेटा यदि आपको कोई चीज बहुत क्लियर है ना तो उसके लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं आपको, कि आपको लगता है कि अरे हम खुद अपने हमारे साल भर के नोट्स को रिवाइज करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, तो फिर जरूरत नहीं, ठीक है ना। मैं खुद बोलता हूं ना कि मत देखिए वीडियो यदि आपको जो है वो लगता है कि आपने साल भर जो नोट्स पढ़ा है 1 घंटे वो नोट्स को पूरा रिवाइज कर सकते हैं आप, तो क्या व्हाट इज द पॉइंट, फिर कोई पॉइंट नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है, मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एट द एंड ऑफ द डे कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए हमारा बायोमेंटर्स करके, वो बेटा मैं चाहता हूं आपसे। क्लियर, चलिए। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट 1 में क्या देखा था हमने, मसल्स के बारे में देखा था कि ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, और हमने देखा था कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था मायोसिन के हेड में क्या होता है, ठीक, लाइट मीरोमायोसिन क्या होता है, हैवी मीरोमायोसिन क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को हमने समझा था। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सार्कोलेमा क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर नर्व एंड प्लेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये सब टर्मिनोलॉजी दिमाग में घूमना चाहिए आपके, यानी हर एक वर्ड जो है, कीवर्ड जो है वो दिमाग में घूमना चाहिए। और जब अकेले बैठो ना कभी तो ये रिकॉल करते रहा करो। जैसे मैंने बोला ना आपको, मैंने कुछ नाम लिए आपसे, मैंने कुछ टर्म बोले अभी के, आप जब अकेले बैठते हो ना, कभी आपके पास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपको और आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है, कभी आंखें बंद कीजिए थोड़ी सी, और जितने की एक चैप्टर देखो, आपको मैं मैजिक बता रहा हूं, मैं आपको मैजिकल तरीका बता रहा हूं एग्जाम में टॉप करने का। ये एग्जाम में टॉप करने का जादुई तरीका है, ठीक है। क्या करना है, शांत कमरे में लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, आंखें हल्की बंद कीजिए, सो मत जाना, ठीक है। आंखें बंद कीजिए और उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एनसीईआरटी इमेजिन कीजिए, एनसीईआरटी कि क्या क्या की पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, उसके कौन कौन से की पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, कि आपने कहा ओरल कैविटी, फ्रेनुलम, फेरिंग्स, लैरिंग्स के एपिग्लॉटिस, की पॉइंट सिर्फ आपको जो की पॉइंट वो आपको दिमाग में रखना है कि फ्रॉम एवरी चैप्टर यू हैव टू रिकॉल 50 की पॉइंट, 50 की पॉइंट नहीं, 50 कीवर्ड बोलूंगा, पॉइंट नहीं, कीवर्ड। 50 कीवर्ड हर चैप्टर में होते हैं, उनको आप रिकॉल कर लीजिए एक बार खुद से। मैं कहता हूं आप फोड़ कर आएंगे एग्जाम में, फोड़ कर आएंगे आप एग्जाम, मतलब आप सोच लीजिए कि आपके लिए वो एग्जाम में बोलेगा कि भैया ये 720 में से 720 25 लोग आ गए, ये कैसे आ गए 25, कहां से है ये, हम बायोमेंटर सेट के। कभी तो यार ऐसा करो ना, कुछ चमत्कार है ना, कि इससे मजा आ जाए लाइफ में, कि हमको भी लगे कि कुछ किया हमने सिग्निफिकेंट, है ना। चलिए, अच्छा सोचते हैं, जमकर मेहनत करते हैं तो बढ़िया होगा बेटा। तो चलो एक काम करते हैं, अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। आप सबसे पहले हम अब बात करेंगे, आज हम बेटा बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम पर, बात करेंगे हमारे जो है कंकाल तंत्र पर बात करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क होता है। लोकोमोशन करने के लिए आपको जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एंड विथआउट स्केलेटल सिस्टम यू कैन नॉट डू इट। के जिन जीवों में ये बोन्स नहीं होती उनमें भी जो है वो लिक्विड भरा होता है, वो हाइड्रोस्केलेटल से काम करते हैं वो, ठीक है ना। मतलब स्केलेटल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का एक ढांचा होता है, कार्टिलेज होते हैं इसमें, ठीक है। दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। अब आपके लिए एक होमवर्क, आंसर करना सारे बच्चे, ठीक है ना बेटा, है ना। मैं देखूंगा, चेक करूंगा यूट्यूब में आपके आंसर, आपके जो आपके ऐप में जाके आप जो कमेंट करते हो वहां भी चेक करूंगा। होमवर्क ये है, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पहली बार एंडोस्केलेटल देखा गया था, फर्स्ट टाइम जिसमें बोन्स बनी थी, बोनी स्ट्रक्चर के एंडोस्केलेटल के, यानी बॉडी के अंदर बोन्स दिखाई पड़ी थी, एंडोस्केलेटल बना था फर्स्ट टाइम, उस फाइलम का नाम बताइए आप, ठीक है। बोन के समान स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल इनसाइड द बॉडी, कौन सा फाइलम है बताइए, सोच के बिल्कुल सही आंसर देने के। ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और उसका मुझे सही उत्तर चाहिए बच्चों, ठीक है। आप सोचते होंगे सर हम तो थोड़ा कम बात करते हैं आजकल, सर तो अभी 2022 बैच वालों के हो गए, सर ने तो अभी है ना हमारा साथ छोड़ दिया है, सर कम आते हैं, सर गंदे गंदे गंदे। तो ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरे समय जो है नीट 2021 वाले बच्चे जो है ना उनके लिए हमारा पूरा टीम काफी काम कर रहा है बेटा, क्रैश कोर्स में टेस्ट सब कुछ के, और मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए के, मुझे आपसे बेटा फैंटास्टिक रिजल्ट चाहिए के, जो मैंने अब तक नहीं मिल पाया मुझे वैसा रिजल्ट मुझे आपसे चाहिए के। यानी लास्ट ईयर विवेक ने बहुत अच्छा किया, अच्छी रैंक पे आया, वो के 168 के आसपास रैंक थी उसकी। मैं चाहता हूं बेटा ये भी हम जो है वो 2 डिजिट वाली रैंक में या 1 डिजिट वाली रैंक में पहुंचे हम। कौन पहुंचेगा? मेरा बच्चा पहुंचेगा। के मैंने आपको पहले भी कहा है कि बड़ा प्राइज इनाम में है बायोमेंटर्स की ओर से, के सबको पता होना चाहिए वो चीज के बेटा। चलो प्राइस छोड़ो यार, वो तो एक अलग सेकेंडरी चीज है, मेन चीज तो ये है कि यार हम कह रहे हैं ना बेटा, हम कुछ चाहते हैं आपसे कि उसके लिए मेहनत करो, आपके फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ो बेटा, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ो आप, है ना। चलिए तो हाँ, तो आपको बताना है प्रश्न का उत्तर। अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का एक ढांचा होता है बेटा, ठीक है ना, उसमें कुछ कार्टिलेज होते हैं और ये बॉडी के मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आप देख रहे हैं जो है वो आपको इमेज जो है वो दिखाई पड़ रहा है पटके। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज। अब बोन्स एंड कार्टिलेज क्या होते हैं बेटा, याद रखना, बोन्स एंड कार्टिलेज दीज आर दी कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव, ये जनरल नहीं होते, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन जो होती है उनका मैट्रिक्स हार्ड होता है, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट इसके होता है, ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसे सॉल्ट इसके होते हैं। मतलब बोन्स जो होते हैं और कार्टिलेज होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन जो होती है उनका हार्ड मैट्रिक्स होता है, इनमें कैल्शियम सॉल्ट जमा होता है, जबकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो मुलायम होता है, प्लायबल होता है, मुलायम होता है, मुड़ने वाला होता है, मुलायम होता है, और इसमें कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कार्टिलेज में कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर आप स्केलेटल सिस्टम को देखोगे तो उसमें आपको 206 बोन्स दिखाई पड़ेंगी और कुछ कार्टिलेज आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, कुछ कार्टिलेज दिखाई पड़ेंगे जो बोन्स के बीच में पैड के रूप में काम करते हैं, ऐसे कार्टिलेज आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। यदि हम देखें तो हमारे स्केलेटल सिस्टम को हम 2 प्रकार भागों में हम बेटा बांटते हैं। इसको हम कैसा, पहला हम ये क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, पहला बोलते हैं हम कि जो सेंट्रल है, ध्यान से, ये है, मैंने कहा ये हो गया आपका जो बीचों वाला, इसके मैंने क्या बोला, ये बीच वाला हिस्सा जो हो गया सेंट्रल, तो हमने क्या बोला, ये हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया जो 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 आपका हमने कहा कि जो जो हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बीच वाले यानी मिडिल पॉइंट से लेटरली दिखाई पड़ रहा है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटल को बनाता है, क्या, यानी जो सेंट्रल लाइन है, यानी बीचों बीच वाला हिस्सा जो होता है वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा आपका जो है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को बनाएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, उसमें स्कल आएगा, उसमें जो है आपकी जो है स्कल्स आएगा आपका, इसके बाद क्या आएगा, उसमें इसके बाद जो है हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड आएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया है, एक हमने बोला है एक्सियल स्केलेटल, दूसरा बोला है हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल के। अब देखो बेटा ध्यान से बात सुनिए कि इसमें क्या, अब एक्सियल स्केलेटल की बात करते तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा आपसे बीच वाला हिस्सा कौन सा, ये आपका स्कल आ गया, सर्वाइकल वर्टिब्री आ गई, आपकी रिब्स के जो बीच वाला है सेंटर, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के जो बीच वाला हिस्सा ये पूरा इसके अंदर आता है, और जो लेटरली साइड वाला हिस्सा पूरा ये अपेंडिकुलर स्केलेटल में आता है। देखो एक्सियल स्केलेटल कंप्राइजेस 80 बोन्स, तो कितनी बोन होती है एक्सियल स्केलेटल में, याद रखना है आपको के, यानी 206 हड्डियों में से
जो है 80 बोन्स एक्सल स्केलेटल में होती है। मतलब किस स्केलेटल में ज्यादा बोन होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल में ज्यादा बोन्स होती है। ठीक है, ये बॉडी के मेन एक्सिस में बीचों बीच वाला हिस्सा होता है। इसमें स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम और रिब इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप समझ लेना बेटा अच्छे से, ये पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि बॉडी के जो मेन एक्सिस है उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें स्कल शामिल है, वर्टिबल कॉलम शामिल है, स्टर्नम शामिल है और रिब के। देखो बेटा स्टर्नम क्या है? ये आगे वाला जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम के, पीछे तब वर्टिबल कॉलम के, और ये रिब्स वाला हिस्सा के। ये हमारा हमने क्या कहा, ये हमारा जो है वो हेड जो है वो स्कल वाला हिस्सा हो गया हमारा। ठीक है ना, ये स्कल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, स्कल में बोन्स के दो सेट होते हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। टोटल 22 बोन होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा के स्कल में। देखो अभी बिल्कुल हम एनसीईआरटी के डेटा पर ही बात करेंगे हम। क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कई लोग हायर्ड बोन को इसका भाग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो उसको हम छोड़ते हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा उस पर हम बात करते हैं। तो स्कल जो है उसमें बोन्स के दो सेट होते हैं। एक होती है क्रेनियल बोन, होती है क्रेनियम। क्रेनियम मतलब वॉल्ट, क्रेनियम मतलब वॉल, जहां पे ब्रेन बने, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम के। तो क्रेनियम वाला बनाती है। दूसरा ये सामने वाला क्या होता है? ये फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है, क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन के यानी 22 में से कितना टोटल बोन कितने? 22 में से 8 बोन कितनी होंगी बेटा? 8 बोन क्या बनाएंगे आपका? 8 बोन बनाएंगे आपका क्रेनियम। मतलब 14 बोन, 14 बोन बनाएंगी फेशियल स्केलेटल को। ठीक है, ये हार्ट कवरिंग में आती है, जिसे हम क्रेनियम, ब्रेन के लिए क्रेनियम कहते हैं। जो ब्रेन वॉल्ट है ना, ब्रेन, इसको हम जो क्रेनियम के लिए हम जो है वो ब्रेन वॉल्ट वर्ड भी यूज करते हैं हम। ठीक है, फेशियल स्केलेटल में क्या है? 14 बोन स्केलेटल बोन, 14 बोन होती है इसमें के, जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती है। ठीक है, एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है, इसे हम हायोइड बोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के हायोइड बोन कहते हैं। ये बक्कल कैविटी के आके जो है वो बेस में, बक्कल कैविटी के पिछले हिस्से में बेस में पाई जाती है, और इसको भी हम स्कल के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। याद रखना, हायोइड बोन का शेप क्या होता है बेटा? हायोइड बोन का शेप होता है यू शेप के। हायोइड बोन का शेप यू शेप होता है। ये बक्कल कैविटी के पिछले हिस्से में बेस में पाई जाती है बेटा। देखिए ध्यान से, दिस इज दी हायोइड बोन। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर 2021 कि हायोइड बोन जो है कि उसका शेप क्या होता है? इट इज यू शेप बोन। ये स्कल का ही हिस्सा मानी जाती है, बक्कल कैविटी के बेस में होती है बेटा। ये क्लियर? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम फिर हम कहते हैं कि जो अब देखो हमने ये तो बात की, इसकी हमने बात की बेटा। अब देखो इसमें जो हमारे, जो आपको ध्यान से बात सुना के, आप देख रहे हो बेटा जो आपके सामने इमेज रखी ना, इस इमेज में आपको लेबलिंग में ध्यान रखे। ये सामने वाला क्या है? ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन है। पीछे वाला ये क्या है? ये ऑक्सीपिटल बोन है बेटा। ठीक है, फिर ये टेम्पोरल बोन है, जो कान के पास वाला टेम्पोरल बोन है आपका। ठीक है, जो फ्रंट के पीछे वाला हिस्सा वो पैराइटल बोन है आपका ये। ठीक है ना, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन दिखाई पड़ रहा है आपको। क्या? ठीक, फिर आप देख रहे हो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये नजल बोन दिखाई पड़ रहा है आपको, जाइगोमेटिक बोन दिखाई पड़ रहा है, मैक्सिला वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मैंडिबल वाला हिस्सा है बेटा। ठीक है, आई ऑर्बिट में आप देख रहे हो इथमॉइड बोन दिखाई पड़ रहा है आपको, लेक्राइमल बोन दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो लेवलिंग है ना, ये याद रखना है आपको। तो मैं आपको जब डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, तो ये लेवल मैं पूछूंगा आपसे, तो आप उसको बेटा सही सॉल्व करना उसको आप। ठीक है ना, क्लियर? मतलब एग्जामिनर क्या है, आपसे वो नहीं चाहेगा, वो आपसे जो है वो अभी चूंकि इतना डिटेल में दे नहीं रखा है, ये चूंकि ऑस्टियोलॉजी अपने ने बोन्स की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इतना डिटेल में आपसे ऑस्टियोलॉजी नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपसे ये पूछ लेगा कि लेवलिंग पता आपको होना चाहिए। तो जो इमेजेस एनसीईआरटी में रखे हैं, एनसीईआरटी में किस पेज पर दे रखा है, मैं इसका आपको पेज नंबर एग्जैक्टली बताता हूं। देखिए पेज नंबर इसका है 309। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो आपको जो है इसमें स्फेनॉइड बोन हुआ, इथमॉइड बोन हुआ, लेक्राइमल बोन हुआ, नजल बोन हुआ, जाइगोमेटिक बोन हुआ, ये सब का बेटा आपको देखो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एनसीईआरटी में डिटेल के अंदर नहीं गया, लेकिन बोन की मार्किंग पता आपको होना चाहिए कि कौन सा बोन है। ठीक है ना, क्लियर? मिडिल ईयर में जो है 3 छोटी बोन होती है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस के। तो स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल कहते हैं। कि लेफ्ट और राइट दोनों ईयर में होते हैं, मतलब कुल 3 पेयर ऑफ ईयर ऑसिकल होते हैं, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ। ठीक है, ये सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस के। द स्कल
रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम के हमारा स्कल वाला जो हिस्सा होता है ये वर्टिबल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री के साथ में वो जुड़ता है के और जुड़ने के लिए क्या होता है बेटा जुड़ने के लिए जो है वो क्या फर्स्ट वर्टिब्री एटलस ये फर्स्ट वर्टिब्री ठीक है ना। इस फर्स्ट वर्टिब्री पे क्या होता है बेटा स्कल जुड़ेगा के तो ये स्कल का ऐसा उभार होता है ऐसे इसमें ठीक है। ये हमने कहा ये स्कल वाला हिस्सा हो गया ये फर्स्ट वर्टिब्री वाला हिस्सा हो गया। अब गौर से देखिए आप ये दो ऐसे उभार होते हैं इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्री पर अपने आप को सेट करते हैं ताकि हम अपने सिर को हमारा सिर बैलेंस में रख के ये होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ठीक है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं और हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में दो होते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल है हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है ठीक है। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं जबकि बेटा क्या होता है कि आप देखोगे वर्ड्स में देखोगे आप तो पूरा सिर घुमा पाते हैं उनमें क्या होता है उनमें जो है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है उनमें मोनोकॉन्डाइलिक स्कल हमको देखने मिलता है तो वो काफी अपना सिर घुमा सकते हैं। हमारे अंदर क्योंकि डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है इसलिए हम एक लिमिटेड रेंज में अपना सिर घुमा पाते हैं ठीक है। अब आते हैं वर्टिबल कॉलम पे। वर्टिबल कॉलम में 26 सीरियली अरेंज यूनिट देखने मिलती है इनको हम वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री डॉर्सली पर होती है। देखो मैंने आपसे कहा था ह्यूमन बॉडी में आगे वाला सरफेस होता है वेंट्रल और पीछे वाला होता है डॉर्सल। ये दिस इज द डॉर्सल एंड दिस इज द वेंट्रल। आगे वाला है वेंट्रल पीछे वाला क्या होता है ये होता है आपका डॉर्सल के। तो हमारा जो है वर्टिब्री कहां होती है डॉर्सली प्रेस होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल स्कल के बेस से शुरू होती है फर्स्ट वर्टिब्री के और ये जाती है कहां तक टेल तक के जो है वो पूरा एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क आती है के। देखो अब वर्टिब्री को देखो आप इसमें डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है लेवलिंग करने को सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं ठीक है। 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है। देखिए आप 7 आपको सर्वाइकल वर्टिब्री दिखाई पड़ रही है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो आपके नेक वाले रीजन में होती है के। उसके बाद थोरेक्स वाले रीजन में थोरेसिक वर्टिब्री है के। फिर लंबर वर्टिब्री हमको दिखाई पड़ रही है बेटा लंबर वर्टिब्री है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें सैक्रम दिखाई पड़ रहा है कॉक्सिक्स दिखाई पड़ रहा है बेटा ठीक है ना। टेल बोन है जो कॉक्सिक्स वाला हिस्सा है वो टेल बोन वाला हिस्सा है वो ठीक है ना। ठीक वर्टिब्री के बीच में क्या होती है बेटा वर्टिब्री के बीच में ना एक के ऊपर एक वर्टिब्री रखी होती है। बीच में हम देखते हैं कि बीच में जो है हमको कार्टिलेज के पैड देखने मिलते हैं यहाँ पे। तो ये इंटरवर्टिबुलर डिस्क को आता है। ये इंटरनेक के ऊपर एक डिस्क के समान वर्टिब्री रखी होती है ठीक है ना। ठीक तो वर्टिबल कॉलम में 26 सीरियली अरेंज यूनिट होती हैं और इन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। डॉर्सली प्रेस होती है स्कल के बेस से शुरू के ये हमारे मेन ट्रंक का हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाती है ठीक है। हर एक वर्टिब्री में एक बीचों बीच में एक खाली हिस्सा होता है छेद होता है इसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। यहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। याद रखिएगा कि वर्टिब्री जो होती है दे आर मेनली फॉर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के। तो वर्टिब्री जो होती हैं उसके बीच वो उनके बीच में सेंट्रल होलो पोर्शन होता है बेटा जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं। वहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। आपने सुना होगा कई लोग एक बात बोलते हैं कई लोगों को एक समस्या होती है वो होती है स्लिप डिस्क ठीक है। कहते हैं भाई स्लिप डिस्क हो गया है। एमआरआई कराते हैं डॉक्टर ने जांच करके बोलते हैं हाँ भाई स्लिप डिस्क हो गया है या तो ऑपरेट करना पड़ेगा या फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो जो चूंकि क्या होता है कि हमारी वर्टिब्री एक के ऊपर एक रखी होती है। तो यदि मान लीजिए कोई वर्टिब्री स्लिप कर गई ना तो वो क्या करेगी वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा देगी। वो स्लिप वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगी उससे अजीबोगरीब तरह का दर्द होगा बॉडी हाथ पैर ढीले पड़ने लगेंगे और व्यक्ति को जो है वो बहुत सीवियर रिफर्ड पेन भी होगा और उससे जो है कई बार फिजिकल डिसेबिलिटी भी आती है उससे। इसीलिए याद रखिए आपको जब आप बैक का एक्सरसाइज करते हैं जब आप बैक वाला एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसको स्लो कीजिए ठीक है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ कीजिए ताकि आपका डिस्क स्लिप ना हो जाए। दूसरा कोई भी भारी सामान को उठाने के पहले केवल कमर झुका के भारी सामान नहीं उठाना होता है। ठीक से बैठ के सामान को ऊपर उठाइए आपके और अपनी क्षमता से अधिक हैवी सामान लेने पर वर्टिब्री के स्लिप होने का वर्टिब्री के डैमेज होने का खतरा रहता है बेटा। इसलिए हमेशा प्रॉपर जो है वो जो जैसे आप जो वेट लिफ्टिंग करते हैं जो लोग तो उनको प्रॉपर टेबल इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर सपोर्ट लेना चाहिए उनको उठ के और ताकि उस जो है आपका पूरा वजन जो है वो वर्टिब्री के ऊपर ना जाए। उठ के धीमे धीमे स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि जो है वो वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रॉपर रहे वो उसमें कोई डैमेज ना हो ठीक है। चलिए
फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होता है बेटा, सेकंड वर्टिब्री एक्सिस कहलाता है, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होता है और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जो है वो जुड़ता है। वर्टिबल कॉलम को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 7 होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 होते हैं थोरेसिक वर्टिब्री के, और 5 होते हैं लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एक होता है जो फ्यूज होता है, कॉक्सियल जो है एक होता है जो कि फ्यूज होता है बेटा के, याद रखना हमको के, ठीक, क्लियर। एंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री की खास बात यह है कि मैमल्स के अंदर सभी मैमल्स में, ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 ही होता है के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर जो है वो 7 ही होता है, ये हमको याद रखना है आपको बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं बेटा, है ना, ठीक। ऑलवेज 7 इन नंबर, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना। लंबर वर्टिब्री की बात करें 5 होती है बेटा, सैक्रम एक फ्यूज होता है, कॉक्सिस एक फ्यूज होता है, ठीक है। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करता है, सपोर्ट्स द हेड, हेड को सपोर्ट देता है, एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेशन ऑफ द बैक के, यानी हमारे बैक के मसल, हमारी बॉडी में सबसे अधिक मसल्स हमारे बैक में है, तो जो बैक के मसल्स होते हैं, जो पीठ के मसल्स होते हैं वो भी वर्टिब्री से जुड़े होते हैं। कि इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो आपके रिब होता है, जो आपका रिब केज होता है, जो आपका रिब केज होता है, वो रिब जो होती है, पसलियां होती हैं, वो आगे स्टर्न, जो देखो कुछ पसलियां ऐसी होती है जो आगे आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, ट्रू रिब्स कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्टर्नम से ना जुड़ के सबसे लास्ट वाली रिब से आके जुड़ती है, उठ के ऐसी रिब। तो हर एक रिब, याद रखिए, रिब होती है, ट्रू रिब होती है, फॉल्स रिब होती है, फ्लोटिंग रिब होती है, पढ़ेंगे आगे भी, हम पढ़ते हैं के, ट्रू रिब हो गया, फॉल्स रिब हो गया, फ्लोटिंग रिब हो गया, मतलब पसलियां जो होती हैं आपकी स्टर्नम से आगे जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती है, या अगला हिस्सा उनका फ्री हो सकता है, लेकिन एवरी रिब, हर एक रिब जो है वो वर्टिबल कॉलम से जरूर जुड़ी होगी, वो वर्टिबल कॉलम से जरूर जुड़ी होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ गए ना बात को, दिमाग में रखना है इस बात को, कि पूछ सकता है एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको दिमाग में रखना है बात, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देता है, ठीक है, वो हेड को सपोर्ट करता है थ्रू दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को, जो है वो फर्स्ट वर्टिब्री के ऊपर टिका होता है, फिर जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है रिब्स के लिए, मस्कुलेचर ऑफ बैक के लिए, और स्टर्नम जो होता है वो जो है वो फ्लैट बोन होती है, जो सामने तरफ, जो वेंट्रल सर्फेस पर होती है, इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं आपके, ठीक है। तो इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स के वेंट्रल मिड लाइन पर, आगे वाले जो वेंट्रल हिस्सा है, जो ये वेंट्रल हिस्सा है बेटा, यहां पर बीचों बीच मिड लाइन में थोरेक्स वाला हिस्सा, उसमें मिड लाइन में जो हमको फ्लैट बोन देखने मिलती है, उसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसको हम जो है वो स्टर्नम भी कहते हैं, ठीक है। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, थोरेक्स की वर्टिब्री 12 होती है, ठीक है, क्लियर। ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, हर एक रिब जो होती है पतली फ्लैट बोन होती है, कनेक्टेड डॉर्सली एट द वर्टिबल कॉलम, डॉर्सल सरफेस पर ये वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है, और वेंट्रली ये स्टर्नम से जुड़ी होती है, ठीक है। बेसिकली जो है ये जो रिब्स होती है बेटा, ये डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं, और वेंट्रली स्टर्नम से ये जुड़ी होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, में 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, 2 जॉइंट बनाने वाले सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल एंड पे और पर, जिसको जो डॉर्सल एंड पे 2 जॉइंट बनाने वाले सरफेस होते हैं इसमें, और ये क्या कहते हैं हम जो है वो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो रिब्स होती है बाइसेफेलिक होती है। तो कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाइसेफेलिक रिब्स के, बाइसेफेलिक रिब का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि डॉर्सल सरफेस पर जहां पर ये वर्टिबल कॉलम जुड़ती है, वहां पर जुड़ने के लिए इनके पास में 2 पॉइंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इनमें 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, 2 पॉइंट होते हैं जहां से वो जुड़ती हैं, इन्हें हम इसलिए बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं, इसलिए इनको हम बेटा बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं, याद रखना, एग्जाम के लिए में आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स, पहले 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं बेटा, ठीक है ना, ट्रू रिब्स है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के, कार्टिलेज का नाम याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्या, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से ये क्या होते हैं बेटा, ये कहां जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं बेटा, तो थोरेसिक वर्टिब्रे में जुड़े होते हैं, और वेंट्रली जो है वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज के। फिर रिब नंबर
8, 9 and 10 पेयर, 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ द रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, ये स्टर्नम से सीधा नहीं जुड़ते हैं कि बल्कि इसकी बजाय ये 7th रिब से जुड़ते हैं, ये इसकी बजाय ये 7th रिब से जो है वो जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। प्लीज डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम बच्चों नहीं भूलना बेटा, बेटा कार्टिलेज का नाम मत भूलिएगा। कार्टिलेज यहां पे क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। ऐसी रिब्स जो 7th रिब से जुड़ती हैं। देखो बेटा पीछे का फिक्स है, पीछे तो सब एक थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी होंगी, पीछे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी जो डॉर्सल सरफेस है यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो है आगे वेंट्रल सरफेस पे ऐसा है कि फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब जो है वो स्टर्नम से जुड़ा होता है और उसके बाद 8th, 9th एंड 10th पेयर वो 7th रिब से जो जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना। इन्हें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं या फॉल्स रिब कहते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब कहते हैं इनको बेटा, ठीक है। फिर लास्ट 2 पेयर 11th और 12th पेयर जो होते हैं रिब्स के, ये जो है वेंट्रली किसी से भी नहीं जुड़े होते हैं, एकदम फ्री होते हैं। जो 11th एंड एकदम फ्री मतलब वेंट्रल सरफेस पर फ्री होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर ये थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स के, आखिरी रिब्स के जो 2 पेयर होते हैं वे वेंट्रली जो है बेटा वो जुड़े नहीं होते कहीं पर भी, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम ये मिलकर बनाते हैं रिब केज, और इसी के अंदर लंग्स होते हैं, रिब केज के अंदर ही लंग्स होते हैं, इसी के अंदर जो है हार्ट मिलता है आपका, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये रिब केज को ये बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट ट्रू रिब्स कौन सी है, फर्स्ट से लेकर 7 पेयर, फॉल्स रिब है 8th, 9th एंड 10th पेयर, और फ्लोटिंग रिब्स है 11th एंड 12th पेयर के। फॉल्स रिब जो है वो वेंट्रल सरफेस पर किससे जुड़ते हैं बेटा, तो फॉल्स रिब वेंट्रल सरफेस पर जुड़ते हैं 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ विच कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना है हमको। द बोन्स ऑफ द लिम्स along with their girdle constitute the appendicular skeletal, क्या, देखो बेटा ग्रिडल मतलब बॉडी का वो हिस्सा जहां पर बोन्स का आके जुड़ रहे हैं, के जो आप यहां पे जो है वो लिम्स के बोन के यहां पे लिम्स आके जुड़ रहे हैं। अब हमारी बॉडी में लिम क्या है, मैंने कहा अपर लिम के 1 and 2, अपर लिम 2 और 2 लोअर लिम के। तो अपर लिम जो कंधा, ये कहां, ये जो अपर लिम है ये कहीं तो जुड़ा हुआ है, ये पेक्टोरल ग्रिडल है। जो हमारे पैर में जुड़ा हुआ है, हमारा लोअर लिम जुड़ा है, वो क्या है, वो पेल्विक ग्रिडल होता है बेटा, ठीक। तो ग्रिडल्स के मैंने कहा ना, अपर लिम के लिए पेक्टोरल ग्रिडल है, लोअर लिम के लिए पेल्विक ग्रिडल है। तो और ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के। हर एक लिम्ब में 30 बोन होती है, IMP के हर एक लिम्ब के अंदर, हमारे हर एक लिम्ब के अंदर 30 बोन होती है, ठीक है। यदि हम हाथ की बोन्स की बात करें, यहां पे बोन्स ऑफ द हैंड, फॉर लिम्ब की बोन की बात करें हम, ह्यूमरस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, ये वाला बोन हो गया, ठीक है, ह्यूमरस। फिर रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, ठीक है। कार्पल या रिस्ट बोन 8 होती संख्या में, कार्पल या रिस्ट बोन 8 होती संख्या में, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। पाम बोन, मेटाकार्पल 5 होती संख्या में, ठीक है। एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। कार्पल कितनी है, 8 है, ठीक है। मेटाकार्पल कितनी है, 5 होती है बेटा। फाइलेंजेस कितनी होती हैं, 14 होती है। आप देखेंगे एक फिंगर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन अंगूठे में 2, 1 2 3, ठीक है, 1 and 2। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 4 बार 12 13 14 14, ठीक है ना, ठीक, ये हो गए फाइलेंजेस हो गए 14, ठीक है ना बेटा, है ना, क्लियर। देखो 30 हो गए टोटल, 14 + 5 29, 29 + 1 जुड़ा हमने 30, 30 में जुड़ा हमने 38, सॉरी 13 20 के मैंने कहा आपसे 14 + 5 हो गया 19, 19 में एक जुड़ा 20, 20 में 8 जुड़ा हमने, कितना हो गया बेटा 28, एंड एक रेडियस एक ह्यूमरस हो गया, तो 28 और 30, टोटल 30 बोन्स हो गई, है ना, क्लियर। तो याद रखना बेटा, ये क्या है,
ये आप देख रहे हो जो क्लेविकल स्केपुला वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, ये पेक्टोरल गिर्डल, ये पेक्टोरल गिर्डल को ये शो करता है, ये पेक्टोरल गिर्डल को ये शो करता है, पेक्टोरल गिर्डल को ये शो करता है। ठीक है, यदि हम जो है वो लोअर लिम्ब की बात करें, फीमर थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन, के फीमर थाई बोन हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, फिर क्या देख रहे हैं हम, टीबिया एंड फिबुला, एक एक बोन ये हो गया बेटा, टीबिया फिबुला। ठीक है ना, फिर हम देख रहे हैं जो है वो टॉर्सल एंकल बोन, ये 7 टॉर्सल 7 होती है, जबकि हमारी जो है यहां पे जो रिस्ट बोन थी वो 8 थी, यहां पे 7 हो गई। मेटाटॉर्सल जो होता है बेटा वो कितने होते हैं, ये 5 होती हैं। फेलेंजेस में 14 होती हैं। तो एक बोन जो टार्सल की कम हुई वो कहां पर है, वो पटेला इज दी 1 बोन, के टोटल हो गया 30। ठीक है ना, आप देखिए ना, अपर लिम्ब में क्या था, जो हमने कहा कि कार्पल के तरफ वो थे वो 8 था, यहां पर क्या है बेटा, कार्पल 8 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, टॉर्सल जो है वो 7 होती है, एक बोन होती है पटेला के, कप शेप बोन होती है, जिसे हम जो है नी कैप बोलते हैं, नी कैप कहते हैं, जो हमारे घुटने पर जो कटोरी के समान नी कैप होता है, दैट इज दी पटेला के, इट इज दी सेस्मॉइड बोन, ये सेस्मॉइड बोन होती है, मतलब जो कार्टिलेजस हिस्सा होता है उसके ऑसिफिकेशन से बनती है, कि इसे हम जो है वो हम कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये एक प्रकार से जो है पहले इनिशियल दौर में ये एक प्रकार से कनेक्शन होता है, लिगामेंट जैसा होता है, इसका जब ऑसिफिकेशन होता है उससे ये बोन बनती है, दिस सेस्मॉइड बोन। ठीक है, फिर पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, के अपर लिम्ब जुड़ता है पेक्टोरल गिर्डल से, लोअर लिम्ब जुड़ता है पेल्विक गिर्डल से के, और जो है वो ये बेसिकली जो ग्रिडल होते हैं वो एक्सल स्केलेटल को अपेंडिकुलर स्केलेटल से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ग्रिडल हालांकि पार्ट किसका होते हैं, पार्ट होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल का, परंतु दे आर कनेक्टेड विद द एक्सल स्केलेटल टू। ठीक है, हर एक ग्रिडल जो ईच ग्रिडल इज फॉर्म ऑफ 2 हाफ, के हर एक ग्रिडल के 2 भाग, आधे 2 भाग होते हैं बेटा के, पहले पेक्टोरल ग्रिडल है, ठीक है, उसमें ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्रिडल, और पेक्टोरल ग्रिडल बेटा जो है वो मैंने कहा ना आपसे कि ये हो गया पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, तो एक हिस्सा यहां हो गया, एक हिस्सा इसका यहां हो गया, नीचे पेल्विक ग्रिडल हो गया। ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड स्केपुला, ये एक क्लेविकल ये एक स्केपुला है, ये बना रहा है पेक्टोरल ग्रिडल के। स्केपुला में यहां पे आप देख रहे हो एक आपको कैविटी, देखो गौर से देखो बेटा, आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्सा एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये स्केपुला है, ये ट्राइंगुलर सा बोन दिख रहा है, ये स्केपुला के। इसमें आप देख रहे हो इस हिस्से में हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड, इस हिस्से में हेड ऑफ द ह्यूमरस अपने आप को फिक्स कर रहा है, हेड ऑफ द ह्यूमरस अपने आप को यहां पर फिक्स कर रहा होता है। दिस इज दी ग्लिनॉइड कैविटी, ये होती है ग्लिनॉइड कैविटी, से बोलते हैं हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, इसे हम याद रखना बेटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पेक्टोरल, हर एक पेक्टोरल ग्रिडल जो अपर लिम्ब जहां जुड़ता है वो पेक्टोरल ग्रिडल है, उसमें एक क्लेविकल और एक स्केपुला होता है इसमें। ठीक है ना, ठीक, स्केपुला इज ए लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, के ये एक लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के जो है वो डोर्सल पार्ट पिछले हिस्से, ये वाले हिस्से में देखने मिलती है, बिटवीन द सेकंड टू द 7th रिब, ये इतना, ये इसका जो एक्सटेंशन होता है वो सेकंड रिब से लेके 7th रिब तक होता है। रिब से कंपेयर करोगे ना आप इसको, ये रिब से कंपेयर करोगे तो सेकंड से लेके 7th रिब तक जो है पहुंच जाती है वो। द डोर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, के जो हम कहते हैं कि जो स्केपुला है उसमें एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, हमको उसका हम स्पाइन कहते हैं बेटा हमके, और एक हमको जो है लिखा है इसमें स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। यहां पे हमको अब याद रखना, आपको कोई पूछता आपसे एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस का संबंध किससे है बेटा, एक्रोमियन का संबंध किससे है, स्केपुला संबंध के। कौन सा बोन जो है पेक्टोरल ग्रिडल का ट्राइंगुलर शेप का होता है, तो स्केपुला होता है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ना स्केपुला का, ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ना टाइप कपकोट के, ये उभरा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, स्केपुला का जो उभरा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लेविकल अपने आप को जो है वो ज्वाइन करता है, यहाँ पे क्लेविकल अपने आप को जो है वो ज्वाइन करता है, ये क्लेविकल है, क्लेविकल इज दी कॉलर बोन, क्लेविकल इज दी कॉलर बोन, इसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है ना, ये कॉलर बोन होती है क्लेविकल। तो क्लेविकल का जो हिस्सा जो जहां पर क्लेविकल का हिस्सा जो है वो स्केपुला से जुड़ता है वो एक्रोमियन वाला हिस्सा होता है बेटा के। तो बिलो एक्रोमियन के ठीक नीचे एक कैविटी होती है, जिस कैविटी में ह्यूमरस का हेड जाके फिक्स होता है और शोल्डर जॉइंट बनता है, और इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। तो ग्लिनॉइड कैविटी कहां होती है बेटा, स्केपुला में होती है, और वो एक्रोमियन जहां पे क्लेविकल जुड़ता है उसके ठीक नीचे होती है। इस कैविटी में ह्यूमरस का हेड अपने आप को फिट करता है। क्लियर।
क्या, और शोल्डर ज्वाइंट को आता है। तो शोल्डर ज्वाइंट किस कैविटी के अंदर होता है बेटा? शोल्डर ज्वाइंट जो है बेसिकली किस कैविटी के हेड ऑफ ह्यूमरस और कौन सा कैविटी आपस में जुड़ता है जिससे कि जो है वो शोल्डर ज्वाइंट बनता है? तो ये कैविटी होता है ग्लोनेट कैविटी। याद रखिएगा, शोल्डर ज्वाइंट जो होता है दिस इज द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट के, इसमें जो वॉल एंड ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस इसको हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। ईच क्लेविकल क्या था? क्लेविकल लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंडर बोन के, इसमें दो कर्वेचर होते हैं बेटा, इसमें हमको दो, एक आगे तरफ एक पीछे तरफ हमको कर्वेचर हमको, यानी क्लेविकल को आप देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये क्लेविकल आपको जो है इस प्रकार का जो है वो बोन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दो कर्वेचर हमको, एक कर्वेचर ये, एक कर्वेचर आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमनली इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, कॉमनली इसको हम जो है वो कॉलर बोन कहते हैं, किसको बेटा? क्लेविकल को, ठीक है, क्लियर। एक्रोमेन से जुड़ता है ये स्कैपुला पर। फिर पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं बेटा, तो पेल्विक गिर्डल में दो कॉक्सल बोन देखने मिलते हैं, इसमें दो कॉक्सल बोन होती है। कॉक्सल बोन मतलब एक आधा, मैंने आपसे कहा ना जैसे पेक्टोरल गिर्डल में देखा था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पेल्विक गिर्डल के भी दो हिस्से होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन बोलते हैं। हर एक कॉक्सल बोन में जो है वो तीन बोन आपस में फ्यूज करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर एक कॉक्सल बोन में तीन बोन फ्यूज की होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस के, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीन बोन फ्यूज होती हैं तो एक कॉक्सल बनता है बेटा, क्या, ठीक है, क्लियर। जहां पर तीन है, ये इलियम, ठीक है, इशियम और प्यूबिस के, इनके फ्यूज होने पर क्या बनता है? एक कॉक्सल बोन बनता है, एक बड़ा सा। जो पेल्विक गिर्डल का जो आधा हिस्सा होता है वो एक कॉक्सल बोन है, के दोनों कॉक्सल बोन के मिलने पर जो है पूरा पेल्विक गिर्डल बनता है। तो एक कॉक्सल बोन में तीन बोन फ्यूज करती है बेटा, इलियम, इशियम और प्यूबिस के, और जहां फ्यूज करती है तीनों, वहां पर एक कैविटी बनता है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन पर एक कैविटी बनता है, उस कैविटी को हम एसिटाबुलम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाबुलम कहते हैं। और एसिटाबुलम कैविटी के अंदर ही जो फीमर है, हेड ऑफ द फीमर जो अपने आप को फिट करता है, यानी जो फीमर होता है उसका हेड ऐसा होता है, ये फीमर बोन का जो है उसका फीमर का हेड ऑफ द फीमर का हेड, ये हेड ऑफ द फीमर है जो अपने आप को जिस कैविटी में फिट करता है वो क्या, वो कैविटी होती है एसिटाबुलम की, ये एसिटाबुलम कैविटी इसमें अपने आप को वो फिट करता है, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना पेल्विक गिर्डल में दो कॉक्सल बोन होती है बेटा, ठीक है। हर एक कॉक्सल बोन तीन बोन के फ्यूज होने पर बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। जहां पे पॉइंट ऑफ फ्यूजन होता है वहां पे कैविटी होती है, उसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। जहां पर हेड ऑफ द फीमर वो अपने आप को जो है वो जोड़ता है, ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट बनता है, ठीक है। The two half of the pelvic girdle meet ventrally, के pelvic girdle के दो हिस्से जो है वो पीछे जो है मैंने कहा ना ventrally जो है वो आगे तरफ जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं, जहां पर दोनों हिस्से pelvic girdle के जाके दोनों हिस्से जहां पर वेंट्रल सरफेस पे आपस में फ्यूज करते हैं, दो हिस्से प्यूबिस वाले से फ्यूज करते हैं, वहां उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। यहां पर फाइब्रस कार्टिलेज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टिलेज का टाइप मत भूलिएगा कि हाइलिन कार्टिलेज कहां पर था, फाइब्रस कार्टिलेज कहां पर था। प्यूबिक सिम्फाइसिस में आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने मिलता है, जहां पर पेल्विक गिर्डल के दोनों हिस्से जो है वेंट्रल सरफेस पे आपस में यहां जुड़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये तो बात किया हमने किसका, ये तो बात किया हमने स्केलेटल का, कि एक्सल स्केलेटल क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। आपको स्केलेटल स्टम्प में याद रखना है बेटा कि आपको जो बोन्स की मार्किंग है ना, जो आपके डायग्राम इमेजेस एनसीईआरटी में रखे हैं ना आपके, उन इमेजेस को आपको बड़े अच्छे से जो है वो कर लेना है। जैसे ये देखा है पे कि टिबिया कहां पर है, फिबुला कहां पर है, फीमर कहां पर है, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस के पटेल आट के, तो ये आपको लेवलिंग एकदम दिमाग में बेटा रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको डीपीएस में दे दूंगा ताकि आपको जो है उससे एग्जाम की तैयारी में आपको आसानी हो, आप उसे याद कर पाए। बाकी रेगुलर बैच के बच्चों को मैंने पहले भी कहा था बेटा, आप सभी लोगों को मैंने कि आप लोगों को वर्कबुक जो है वो तैयार रखना। आपको वर्कबुक जो है उसमें आपको जितने डायग्राम रखें वर्कबुक के अंदर वो सारे के सारे लेवल कर लेना बेटा, और सब उससे रिवाइज करना, बार बार उसको रिवाइज करो वर्कबुक को। वर्कबुक आपके वो सभी क्वेश्चन को उसको आंसर देने में आसानी में आपको हेल्प करेगी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और फास्ट रिवाइज करने में भी आपकी हेल्प करेगी। चलिए अभी बात करते हैं ज्वाइंट्स के ऊपर, हम कि ज्वाइंट्स किस तरह के होते हैं। देखिए, ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ज्वाइंट्स होते हैं, आप देख रहे हो ना कैसे जो है वो, देखो आप ये जब हम डांस करते हैं ना ऐसे के ना, ठीक है, ये वो वाला डांस है, कौन सा, कोका कोला तू के, वही वाला के। अरे यार याद आ गया देख के, मुझे वैसे ही लग रहा है देख के कि ये वही डांस कर रहा है के। ऐसा आप भी कोई गाना सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा डांस कर रहा है, लेकिन ये ठीक है
हाँ मतलब देखो आप तो एक्चुअली में ये जो जॉइंट्स हैं दैट एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ द जो बोनी पार्ट्स बॉडी के होते हैं उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि सिंपल सी बात है कि लोकोमोटरी मूवमेंट में भी हम जो है वो जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा। के जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन एंड बिटवीन बोन्स एंड द कार्टिलेज के जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में होते हैं, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा के। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो हमने मान लो ये मूवमेंट किया हमने, ठीक है, हिंज जॉइंट है ना, एक दरवाजा खुलता है बंद होता है, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये पूरा मूव कर रहे हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना, अंगूठा मूव कर रहे हैं हम, सैडल जॉइंट पता होना चाहिए। चलिए अब जॉइंट the force generated by a muscle is used to carry out the movement through joint where the joint act as fulcrum के देखो बेटा सिंपल सी बात है कि सिंपल जो आप देखते हो ना बेटा कि आप जैसे हम बात करते हैं कि ये जो है हमको ये हमने एक जगह पर ये रखा हुआ है, हमने हमको यहाँ पे कोई जो है वो ने कहा कोई जो है वो वेट यहां प्रेजेंट है, आपने क्या किया, आपने यहां पे फोर्स लगा के इसको दबाया, आपने इसको प्रेस किया, आपने तो वेट को अपने ऊपर उठा लिया आपने, ठीक है ना। तो जो यहां पे ये जो हिस्सा है यदि आप ऐसे उठाना तो मुश्किल हो जाएगा वजन आपको उठ के, लेकिन आपने एक प्रकार से लीवर में आपने जो है वो इसको फोर्स लगाया आपने और आपने भारी वेट को भी ऊपर उठा दिया आपने, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट जो ये जो दिखाई पड़ रहा है हिस्सा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एक फलक्रम के समान काम कर रहा है, आपके फोर्स को ट्रांसफर करने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हमारे ज्वाइंट भी वैसे होते हैं कि मसल जो फोर्स लगाते हैं वो इस प्रकार से हमारे ज्वाइंट डिजाइन होते हैं कि जो हमें मूवमेंट करना होता है वो मूवमेंट हम कर पाते हैं, ठीक है। The movability of the joint vary depending on the different factor पे डिपेंड करता है। ज्वाइंट्स को यदि हम जो है वो मेजर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो हम तीन बड़े कैटेगरी में बांटते हैं। ज्वाइंट्स को हम जो है वो जब स्ट्रक्चरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं तो एक होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, दूसरे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, तीसरे साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट इज दी फाइबर, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तीसरे होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है ना बेटा। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। देखो फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं बेटा वे मूवमेंट को अलाउड नहीं करते हैं, वेरी दे डू नॉट अलाउ द एनी मूवमेंट के। हमारे जो क्रेनियम की जो बोन्स है उनमें भी क्या उनके बीच में फाइब्रस ज्वाइंट पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्केलेटल बोन्स व्हिच फ्यूज एंड टू एंड के वो एंड टू एंड जो है मैंने आपसे कहा फ्यूज करते हैं, और यहां पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वेरी के, और ये सूचर के फॉर्म होता है, ये सूचर माता है, सूचर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ऑक्सीपिटल सूचर होता है के। तो हम सूचर की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये सूचर है आपके पैराइटल सूचर है ऐसे। तो सूचर जो है उसका मतलब क्या है, ये बेसिकली फाइब्रस जॉइंट होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इन हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। छोटे बच्चों में देखा होगा आपने, छोटे बच्चों में देखेंगे फॉन्टेनेली बोलते हैं इसको, खाली सर के, आप देखिए यहाँ पे जो है वो जो हिस्सा खाली खाली धड़कता हुआ दिखाई पड़ता है, हाथ लगाएंगे तो समझ में आएगा। छोटे बच्चों की बात करें के, हमारे जैसे हम बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हमारे ये फाइबर जॉइंट है वो फिक्स होने लगते हैं फिर वो, ठीक है। छोटे बच्चों का चूंकि ब्रेन तेजी से बढ़ रहा होता है तो उनका सिर जो है का साइज बढ़ रहा होता है, इसलिए वो एकदम से फिक्स नहीं होते, वो थोड़े समय के बाद फिक्स होते हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करते हैं। Cartilaginous joint are the bones involved are joined together with the help of cartilage के, एंड यहां पर बोन्स आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जो है वो जुड़े होते हैं। जिससे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा वर्टिबल कॉलम के बीच में जो है आपको कार्टिलेज का पेट देखा, वर्टिबल कॉलम के बीच में कार्टिलेज का पेट देखने मिलता है हमको। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिबल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न के, ये लिमिटेड मूवमेंट को जो है वो परमिट करता है। अब कई लोग, मैंने कहा ना आपसे हमारा जो वर्टिब्री है वो लिमिटेड मूवमेंट को हमें अलाउ करता है, लेकिन कई लोग जो है वो उसका एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हैं इसको, वो मतलब चाहते हैं कि वो ऐसे गोल घूमे और दोनों पैरों के बीच से निकल जाए, अपना उल्टे हो जाते हैं। कई लोग करते हैं ऐसा टाइप का अजीब गरीब टाइप का योग का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। योगा बोलूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए योगा नहीं बोल रहा, मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, क्योंकि आपका जो ज्वाइंट है वर्टिबल कॉलम के ज्वाइंट है उनका लिमिटेड मूवमेंट है, उनका बनाए वैसा गया है। लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें दिक्कत करती है। कई बार क्या होता है, कोई स्लिप डिस्क हो गया, कुछ हो गया, तो उसके चलते फिर क्या होता है जिंदगी भर जो है वो परेशानी आदमी को भुगतनी पड़ती है, ठीक है।
बॉडी को समझिए ना अपनी कि ह्यूमन बॉडी किस तरह का। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जॉइंट्स होते हैं, वर्टिब्रे के बीच के जॉइंट होते हैं, वो बेसिकली वहां पर जो है वो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं, ये मूवमेंट, ये जो है वो जो मूवमेंट वाले जॉइंट हटके साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं, बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें जो है वो साइनोवियल कैविटी है, जहां पर दो जॉइंट होगा, यहाँ पे दो बोन आर्टिकुलेट करती है ना। यहाँ पे से मैंने आपसे कहा ना कि ग्लिनॉइड कैविटी है, एस्टाबुलम कैविटी है, यहाँ पे जो है दो बोन जो आपस में कनेक्ट कर रही होती है, और यहाँ पर जो है कुछ लिक्विड भरा होता है ताकि मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके वो के। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि साइनोवियल कैविटी होती है, इनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स के ऐसे अरेंजमेंट जो होते हैं वो कंसिडरेबल मूवमेंट के ना, बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ये ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट को बड़े पैमाने पर ये अलाउ करते हैं। ये जो जॉइंट होते हैं ये लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपसे कहा बेटा जॉइंट याद रखना कि जो ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल मतलब ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस जहां फिट होता है, वहां पर जो जॉइंट है वो क्या है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। जबकि नी जॉइंट क्या है, वो हिंज जॉइंट है। एल्बो जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट है बेटा, क्या, ठीक है। आपका एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर वाला जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। फिर पाइवोट जॉइंट कहां होता है, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे के बीच में, हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे के बीच में जो होता है वो पाइवोट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां होता है, जो रिस्ट में हमने आपसे कहा कि जो आपके कार्पल्स के बीच में ये ग्लाइड कर रहा है कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। फिर कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के मैंने कहा ना, ये जो है वो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ये क्या है, ये स्लिप करने वाला सैडल जॉइंट, ये होता है सैडल जॉइंट होता है। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, किसके बेटा, ये साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल है, याद रखना है, भूलना नहीं मुझे। साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल दिमाग में रखना है हमको बेटा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो क्या है, वो हेड ऑफ ह्यूमरस पेक्टोरल गिर्डल के बीच में है, और ऐसा ही जो है वो हेड ऑफ फीमर और जो है वो कहां पे, पेल्विक गिर्डल के बीच में के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर मैंने आपसे कहा कि जो हिंज जॉइंट है वो नी जॉइंट में है, वही आपके एल्बो जॉइंट में के। पाइवोट जॉइंट कहां पे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है आपके, ये आपके जो है वो कार्पल बोन्स के बीच में। सैडल जॉइंट कहां पे होते हैं, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है सैडल जॉइंट, ठीक है ना, याद रखना हमको, ठीक है। देन अब ये जॉइंट की बात की हमने, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब देखो बेटा ये जॉइंट वगैरह सारी, अब कई बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा और डिटेल में बेटा, तो रेगुलर क्लासेस में मैंने ये सब कुछ चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ बैठ के, मतलब ये एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी को हमने कवर किया। मुझे इसलिए बोलना पड़ता है, कई बच्चों को लगता है कि सर ने कहीं छोड़ तो नहीं रहनी बेटा, मैं सिर्फ इस बार क्रैश कोर्स में मैंने कहा ना कि ये रिवीजन वाला क्रैश कोर्स का मतलब रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे हम के, तो यहाँ पर हम पूरा एनसीईआरटी पर ही फोकस रख रहे हैं यहाँ पे हम के। रेगुलर क्लास में हम पूरा 100% एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की हर लाइन को समझने के लिए हम उसके अंदर जाके डीप में समझते हैं उसको, ताकि कोई चीज को भूल ना जाए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करते हैं। पहला हमने कहा माइस्थेनिया ग्रेविस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से ही जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डैमेज कर रहा होता है कि इससे व्यक्ति को जल्दी थकान आती है और जो है वो वीकनेस लगता है, स्केलेटल मसल का पैरालिसिस आता है। तो मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें जो है वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कंफ्यूज बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक माइस्थेनिया ग्रेविस था बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, धीमे धीमे जो स्केलेटल मसल जो होती है उनका डीजनरेशन होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, एक अनुवांशिक विकार होता है, और इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल जो होती है वो धीमे धीमे जो है वो वीकन होने लगती है। आप देखिए कई लोग जो है वो कभी लाइफ में वो कितना ही एक्सरसाइज कर ले वो उनके मसल्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो के जीन्स होते हैं, जिसके चलते मसल्स जो है वो लगातार वीकन होती है। ऐसे लोग बिल्कुल दुबले पतले स्केलेटल के समान दिखाई पड़ेंगे, वो कभी भी मसल्स को बिल्टअप वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये एक देखिए नॉर्मल दुबला होने का अलग बात है, एक ये बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ेंगे आपको ये लोग के, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है टिटेनी के। टिटेनी में क्या होता है बेटा कि रैपिड स्पाज़म है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिनको आप मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा काफी कम हो गई, ठीक है। याद रखिएगा टिटेनी इज द रैपिड स्पाज्मेटिक मूवमेंट होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। और इसको जो है जिसमें आप देखेंगे कि आपको जो है बाकायदा जो है वो ऐसे जो है वो व्यक्ति का हाथ इस प्रकार से जो है वो ऐसा देखिए, आप देख रहे हैं इमेज में ऐसा हाथ जो है वो व्यक्ति का हो जाता है, ये बिल्कुल
से जो है ये मस्कुलर स्पाज्म के कारण होता है, और ये इसका जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि टिटनी हो गया, व्यक्ति को टिटनी हो गया। टिटनी इज डिफरेंट, टिटनेस अलग चीज है, टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनेस है, टिटनेस में भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यहां पर कैल्शियम आयन कम होने से क्या कारण क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का हमें रैपिड स्पाज्म देखने मिलता है, टिटनी बोलते हैं। ठीक, फिर आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या दर्द कारण के। आर्थो या आर्थ वर्ड का यूज करते हैं हम ज्वाइंट के लिए, तो ज्वाइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट होता है, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। ये हड्डियों के बीच में कार्टिलेज प्लेट कमजोर पड़ गया है, बोन आपस में रगड़ रही है और उससे हो रहा है आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है बेटा कि जो बोन्स आपस में रगड़ खाती है क्योंकि कार्टिलेज पतला हो गया होता है बीच में, ठीक है। फिर रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जहां पर जोड़ों का दर्द होगा वहां पे उसके लिए हम आर्थराइटिस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का होता है कि ओल्ड एज में जनरली क्या होता है कि महिलाओं में मीनोपॉज के बाद में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, और उसके कम होने के कारण क्या होता है, कई बार जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की क्षमता भी कम होने लगती है। कई बार हमारी डाइट में भी कैल्शियम कम होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि विटामिन डी कम होता है, तो उसके चलते ये होता है कि जो हड्डियां होती, बोन्स होती, बोन्स के बीच में जो है डेंसिटी बोन्स की कम होने लगती है, और ये बोन डेंसिटी का कम होना जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और इसमें कारण क्या होता है, इसके कारण जो है फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है, मामूली गिरने पर भी हड्डियां टूट सकती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें कि हड्डियों की का बोन मास डेंसिटी जो है, बोन मास कम होने लगता है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, और ईस्ट्रोजन का घटता हुआ लेवल इसका एक बड़ा कारण है। इसलिए आप देखेंगे कि आप देखना मम्मी को या किसी को देखिए घर में कि जो डॉक्टर के पास गए मिडिल एज के हैं ना, तो उनको अक्सर जो है कैल्शियम, महिलाओं को अक्सर कैल्शियम की गोली दी जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल्स, ठीक है, टू मेंटेन दी कैल्शियम लेवल, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली इट अफेक्ट दी जो है, तो ये जो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज, ठीक है ना बेटा। फिर गाउट, मैंने बताया आपको कि गाउट के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा कि गाउट क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड कैसे बनता है, मैंने आपसे कहा ना कि जो आपकी डाइट में, यदि आपकी डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट अधिक है उसमें, और उसमें से जो डीएनए होता है, डीएनए का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है ना, तो यूरिक एसिड बनने लगता है। और यूरिक एसिड जो होता है उसका बढ़ता हुआ जो लेवल होता है ना, वो ज्वाइंट में इकट्ठा होता है, वहां पे जाके वो क्रिस्टल्स को मारता है, और ज्वाइंट मूवमेंट में व्यक्ति को पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इसे हम गाउट कहते हैं, इसे हम क्या होते हैं, गाउट कहते हैं। तो गाउट में क्या होता है कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारा ये चैप्टर भी पूरा होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हाँ, डीपीएस सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना, रिवाइज करना बेटा। पिछले जो डीपीएस बैच कर चुके हो आप क्रैश कोर्स में, उनको भी रिवाइज कीजिए। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं बेटा, साल भर जो डीपीएस लगाए उनको भी रिवाइज कीजिए। टेस्ट उनको जब भी वक्त मिलता है ना, आपको कोई फालतू समय आपके पास नहीं है, आप बस एमसीक्यू लगाइए, जब भी टाइम मिलता है खूब सारे एमसीक्यू लगाइए, पुराने डीपीएस रिवाइज कर लीजिए। 25 किताबों के फेयर में मत पढ़िए, जो डीपीएस पहले दे रखे हैं उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।